विद्यार्थियों, बाल विकास पे शैशवावस्था में आज मैं एक विस्तृत चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये वीडियो क्यों, ये आपके मन में आएगा, क्योंकि मैंने स्वयं YouTube पर इस टॉपिक पे ढेरों वीडियो देखे हैं जिनमें मिलियंस भी व्यू आ चुके हैं। इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उन वीडियो को देखने के बाद संतुष्टि नहीं मिली। व्यापक, विस्तृत और गंभीर चर्चा नहीं है, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाया गया है शार्ट में। तो आप इसे गंभीरता से पढ़ें, लंबी चर्चा ना करके अध्ययन पे हम जोर देंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट आप सभी के लिए ये उपयोगी साबित होगा, जानते हैं। आप मेरे साथ साथ अध्ययन को बढ़ाएं। आगे ये वीडियो आपके प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा कि इस सीरीज आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया यदि रहेगी तो मैं इसे आपको कंटिन्यू और समझाऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। यद्यपि इसमें कुछ और अलग अलग मत भी मिल सकते हैं, पर एक कॉमन जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था मानी जाती है। इसमें अधिक समझने या स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है। बच्चे का जन्म हुआ, एक छोटा बच्चा शिशु कहलाता है, इन्फेंट, और शिशु से शब्द बना शैशव। शिशु जो हाव भाव करेगा, जैसा वो व्यवहार करेगा, वो शैशव भाववाचक संज्ञा है। और शैशव अवस्था, दोनों शब्दों की जब संधि हो गई तो एक शब्द बन गया शैशवा अवस्था। इंग्लिश में देखिए, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंट से क्या शब्द बनाया गया? इन्फेंसी। शैशवावस्था के लिए इन्फेंसी, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा। अब इसकी पहली विशेषता, मतलब हमारा सीधा फोकस जहां से प्रश्न आएंगे, शैशवावस्था की विशेषताओं को लेकर के वस्तुनिष्ठ बनाए जाएंगे और एनालिटिकल प्रश्न भी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर आप एनालिसिस करके सीखेंगे। पहली विशेषता क्या है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ध्यान से समझिएगा, रैपिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमें ऐसा लगता है कि शिशु धीरे से कुछ सीखेगा, नहीं, लेकिन वो सबसे तेज सीखने की अवस्था है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बहुत द्रुत गति से चलती है। प्रसिद्ध, अब ये कोटेशन आएगा, इस कोटेशन को याद रखें, प्यारा कोटेशन है, नाम से ये किसका कोटेशन है पूछेगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जैसेल का कथन है कि, क्या कहते हैं जैसेल? प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। यानी 0 से 5 शैशव अवस्था में सीखने की दर, इस गति बाद के वर्षों से दुगनी है। प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। किसका कथन है? जैसेल। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में बालक बहुत मात्रा में आवश्यक बातें सीख जाता है। शिशु ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है, जैसी उसकी बुद्धि, और उस हिसाब से वो सीखने का प्रोसेस प्रारंभ कर चुका रहता है। दूसरा, अन्य मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, रैपिडिटी इन अदर मेंटल एक्टिविटीज। शैशवावस्था में न केवल सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, वरन संवेदना, याद रखें, संवेदना भी तीव्र होती है। अभी चर्चा करते हैं क्या है संवेदना। सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन, ध्यान, अटेंशन आदि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। तो देखिए, ये तो सब आते जाएंगे जैसे जैसे हम शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। व्हाट इज सेंसेशन, व्हाट इज परसेप्शन। अभी आप समझिएगा, परसेप्शन मतलब किसी चीज को प्रत्यक्ष देख करके जो हम अनुभव करेंगे, समझेंगे, उसको हम अपनी बुद्धि के अनुसार लेंगे, वो परसेप्शन है। जैसे हमें एक सेब दिख रहा है तो लाल दिखना शुरू होगा, उसकी एक विशेष आकृति हमारे दिमाग में छपेगी, लंबी चर्चा का विषय है। तो ऐसा लगता होगा कि ये बुद्धि स्तर के बड़े दौर पे आएगा, खासकर कैसा? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण नहीं, लेकिन ये चीजें शैशवावस्था से प्रारंभ है और तेज गति से हो रही हैं। इन पर आगे हम एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। आप अभी इन शब्दों को बस दिमाग में रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भविष्य में बताऊंगा इन शब्दों पर विस्तार से चर्चा। क्या होता है शैशवावस्था में? न केवल सीखने की प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में तीव्रता होती है, बल्कि संवेदना यानी सेंसेशन,
प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, स्मृति यानी मेमोरी, कल्पना यानी इमेजिनेशन और ध्यान यानी अटेंशन आदि मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है। दूसरे शब्दों में हम इस काल में बालक की ज्ञानार्जन करने की समस्त मानसिक प्रक्रियाएं अच्छी तरह काम करती हैं कह सकते हैं। क्योंकि देखिएगा ज्ञान की प्रक्रिया में ये होता है, जब हम टेबुला रासा की थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे आगे चल के, कि हमारा दिमाग एक कोरी पाटी की तरह होता है, कोरी पट्टी कोरी स्लेट की तरह होता है और हम उसमें देखते हैं, देख करके प्रत्यक्षीकरण होता है। ऐसा कर करके हम कई स्टेप से गुजरते गुजरते किसी चीज़ के ज्ञान को अपने दिमाग में बैठालते हैं कि कोई लाल सी दिखने वाली वस्तु है ना, जिसके ऊपर एक छोटी सी डंडी सी लगी हुई है, जो खाने में मीठी है, वो सेब हो सकती है, वो आम भी तो हो सकती है, पर सेब और आम इन दोनों की बनावट, दोनों के स्वाद में हमारी बुद्धि क्या करेगी, अंतर करेगी, तो हम इन्हें दो अलग अलग फल के रूप में जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब टॉपिक होता है। तो ये सब ज्ञानार्जन की प्रक्रियाओं में इन चीज़ों का काम आता है। हाँ, अभी ये समझना है कि हमारी जो शैशवावस्था है, सभी शिशु से बड़े हुए हैं, उसमें सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी फास्ट होती है और अन्य मानसिक क्रियाएं भी बहुत रैपिड होती हैं, फास्ट होती हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञानार्जन करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव बनेगा शैशवावस्था में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति आदि की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, धीमी नहीं, कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं, रैपिड होती हैं। तीसरा, काल्पनिक जगत में विचरण करना, टू लिव इन इमेजिनरी वर्ल्ड। आप सभी ने इस काल्पनिक जगत में विचरण किया होगा। ये कल्पना लोग बड़ा ही प्यारा होता है। छोटे बच्चे का तो कल्पना जगत उसके अनुसार चलते रहता है, वो बैठे बैठे खेलते खेलते 0 से 5 तक दुनिया भर की इमेजिनेशन अपने दिमाग में बनाता है। आपने भी बचपन में बनाया होगा, वो आपके दिमाग से अभी क्या हो गया होगा, मिट सा गया होगा। पर हाँ, यदि आप थोड़े बड़े होने के बाद जब आपने कुछ पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपको कॉमिक्स की दुनिया, या आपने टीवी देखना शुरू किया होगा, आज के बच्चे हैं तो कॉमिक्स की दुनिया है ना, कॉमिक्स की कहानियाँ या जो कार्टून सीरीज था, बड़ा अच्छा लगते रहा होगा और उसके साथ अपने आप को आप जोड़ लेते रहे होगे। आप भी बैठे बैठे सोचते रहे होगे, आप कल्पना लोक में खो जाते रहे होगे, है ना। आप कभी अपने आप को हीरो की तरह इमेज करते रहे होगे, किसी गुड़िया को आप रानी की तरह समझते रहे होगे। कई प्रकार की इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती है, बड़ा मज़ा आते रहता है। आपने कोई थोड़े से आप बड़े हो गए, मान लो कोई मूवी देख लिया, तो उस मूवी के सीन में जैसा लड़ाई हुआ है, आप अपने कल्पना लोक में वैसी क्या कर रहे हैं, हीरो बन करके लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ा बड़ा होने के बाद होता है, पर बचपन से ये कल्पना का जगत हमारे दिमाग में चलते रहता है। टू लिव इन इमेजिनरी वर्ल्ड। शिशु इस क्यों कल्पना जगत में विचरण करता है, ये अपने आप को तादाद में स्थापित करने का एक तरीका होता है। शिशु इस योग्य नहीं होता कि वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके, परिणाम स्वरूप वह काल्पनिक जगत में विचरण करने लगता है और इसी जगत को ही वास्तविक जगत समझता है। प्रायः शैशवावस्था के अंतिम काल में शिशु दिवा स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का प्रोसेस कब से शुरू होता है, दिवा स्वप्न का प्रोसेस कब से शुरू होता है, शैशवावस्था के अंतिम चरण, यानी लगभग 5 वर्ष का बालक डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। और आप अपने आप को याद कीजिए, आपने डे ड्रीमिंग किया है कि नहीं किया है। रात में सोने के बाद तो हमें अभी भी सपने आते हैं, पर हम बैठे बैठे इमेजिनरी लोक में खो जाएं, कोई एक कहानी बुन लें अपने दिमाग में और हम उसके बैठे बैठे उस कहानी में आगे बढ़ते जाएं, यही सब क्या है, डे ड्रीमिंग। आपने कभी शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो जो बड़े होने के बाद भी, काफ़ी बड़े होने के बाद भी डे ड्रीमिंग करेगा, वो तो प्रॉब्लमेटिक आदमी है, उसी को शेख चिल्ली या दिवा स्वप्न देखने वाला कहा जाएगा। पर शिशु के लिए ये तो बड़ा मनोरंजन का फैक्टर होता है। तो काल्पनिक जगत में विचरण करता है, शैशवावस्था के अंतिम चरण में क्या करता है, वो दिवा स्वप्न भी देखना प्रारंभ कर देता है। J.S. रॉस का विचार है कि कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं बालक होता है। याद रखें, J.S. रॉस की कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं बालक होता है, यानी कुछ भी एक कल्पना लोक की स्टोरी बनाएगा और उसके सेंटर में अपने को रखेगा। कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं बालक होता है और इस रूप में वह वास्तविक जीवन की कठोर वास्तविकताओं का बदला अथवा प्रतिपूरण प्राप्त करता है। द हीरो ऑफ द फैंटेसी बीइंग द चाइल्ड हिमसेल्फ। ये कोटेशन किसका है, द हीरो ऑफ द फैंटेसी बीइंग द चाइल्ड हिमसेल्फ, ये कोटेशन है रॉस का।
अभी तक मैंने आपको 2 कोटेशन बताए हैं, दोनों कोटेशन परीक्षा में आने वाले हैं, आते भी हैं, किसी न किसी परीक्षा में आ भी गए होंगे। जेसेल का कथन है कि प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है और दिवा दिवा स्वप्न का नायक, कल्पना सृष्टि का नायक बालक स्वयं होता है। ये जे.एस. रास का कथन है। ओके, आगे पढ़ते हैं। हम शैशवावस्था की चौथी विशेषता की ओर जाते हैं। शैशवावस्था में भाषा का विकास होता है। बिल्कुल अच्छी बात है, ये इसको जानते रहें। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंसी, जन्म लेते ही बालक रोना प्रारंभ। देखिए भाषा क्या है, याद रखिएगा, भाषा की बड़ी एक से एक आपको परिभाषाएं मिलेंगी, पर सबसे सहज सरल परिभाषा याद रखिए, भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मतलब अपने अंदर की भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो क्या बालक जब बोलना नहीं शुरू किया रहता तो भाषा नहीं जानता? नहीं, जानता है, क्योंकि अभी हमने भाषा की परिभाषा ली, भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। छोटे बच्चे को कष्ट होता है, रो के बताएगा। छोटे बच्चे को भूख लगती है, रो के बताएगा। छोटा बच्चा खुश है, हंस के बताएगा, किलकारी भर के बताएगा। मतलब भाषा का विकास बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो गया है। जन्म लेते ही बालक देखिए रोना प्रारंभ कर देता है और कुछ महीने के बाद किलकारी भी मारना प्रारंभ कर देता है। जब वह बड़ों के शब्द सुनता है तो उनका अनुसरण कर कुछ निरर्थक शब्दों जैसे अ, प, म आदि का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह सार्थक शब्द भी उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल है। पहले पप्पा मम्मा ऐसा बालक बोलेंगे, फिर उन शब्दों से वो अर्थ तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अधिकता। अब ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार काफी विस्तार लेगा। मनोवैज्ञानिकों का ये फेवरेट टॉपिक है। शिक्षा मनोविज्ञान का भी हिस्सा है, बाल मनोविज्ञान का भी हिस्सा है कि हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं। तो वो मूल प्रवृत्तियों को हम रोकते हैं और कभी कभी हम मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर भी याद रखेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं सामान्य समझा रहा हूं। मोर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अधिकता। शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का होता है। जो कुछ भी वह कार्य करता है सब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब उसे भूख लगती है, देखिए हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। हमारा जीवन क्या मूल प्रवृत्तियों से चलता है? हाँ चलता है। बहुत सी मूल प्रवृत्तियां हैं। भूख एक मूल प्रवृत्ति है। काम वासना को भी फ्रायड जैसे विद्वान बोलेंगे कि मूल प्रवृत्ति है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हमें भूख लगता है तो भी हम खाना नहीं खाएंगे। हम किसी गेस्ट के यहाँ गए हैं, उसने हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से 4-5 गुलाब जामुन रसगुल्ला ऐसा सामने ला करके रखा है। मन तो हो रहा है 3-4 खा दें, पर चुप से उठाकर सम्मान से एक खाकर रुक जाएंगे। यानी हमने अपनी मूल प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना सीखा। पर क्या बालक ऐसा करता है? एक उठाएगा, 2 उठाएगा, एक साथ 4-5 को पकड़ेगा। यानी उसके व्यवहार में अभी किसकी अधिकता देखने को मिल रही है? मूल प्रवृत्तियों की। तो शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का होता है। जो कुछ भी वह कार्य करता है सब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जब उसे भूख लगती है तो वह पास में पड़ी हुई किसी चीज को मुंह में ले लेता है। यदि उसके पास कोई खिलौना रखा हुआ है और यदि उसे कोई उठा ले तो वह रोना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार उसके व्यवहार में निम्नता रहती है। निम्रता बोले, स्वाभाविकता बोले। बच्चे के खिलौने को आपने लूटा, रोएगा, आपको काट देगा, किसी छोटे बच्चे को अपने पास आने पे धक्का दे देगा। ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का लक्षण है। और इसी का उल्टा है नैतिक विकास का अभाव। तो जब हम बेसिक इंस्टिंक्ट से चलते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से चलते हैं, तो हम में नैतिक अनैतिक का सवाल नहीं रहता। आपके लिए अनैतिक है किसी को अकारण मारना, पर बालक तो किसी को जबरन धक्का दे देता है, उसके लिए नैतिक अनैतिक नहीं है। आपके लिए गलत है किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे उपयोग करना, वो तो किसी दूसरे के सामान को उठाएगा, खाएगा, फेंकेगा, तोड़ेगा। तो उसमें अभी नैतिकता का क्या विकास ही नहीं हुआ है। एब्सेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सीधा सीधा लिख रहा है, नैतिक विकास का अभाव। शैशवावस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता है। उससे यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कौन सी चीज उचित है एवं कौन सी अनुचित। यदि बालक के सामने दिया रख दिया जाए, दीपक,
तो वह उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रकार यदि बालक के सामने कोई हानिकारक पदार्थ अथवा कोई जंतु हो तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। धीरे धीरे जिन कार्यों से उसे आनंद प्राप्त होता है उन्हें वह करने लगता है, जिन कार्यों से उसे दुख का अनुभव होता है उन्हें छोड़ देता है। अब यहाँ से प्यारा कोटेशन फिर बनेगा। रास के शब्दों में आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनंद दुख प्रेरक को कुछ कुछ व्यवस्थित रूप से पारितोषिक और दंड देकर पुनः बल देता है। तो बचपन में तो दुख और आनंद से बेसिक इंस्टिंक्ट रुकता है। आग को देख करके बच्चे की मूल प्रवृत्ति होगी कि आग को पकड़ ले, छुएगा जल जाएगा, दुख हुआ दोबारा नहीं छुएगा। अब यदि हमको उसको बड़े होने के बाद किसी भी चीज से रोकना है तो हम उसे दुख देंगे, यानी वो गाली दे रहा है तो मार देंगे। तो उसको लगा कि गाली देने से मार पड़ती है, दुख मिलता है, तो वो गाली देने से डरेगा। ऐसी बहुत सी और बातें हैं। तो इसी को लिखते हैं रॉस। क्या लिखते हैं? आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनंद और दुख प्रेरक को कुछ कुछ व्यवस्थित रूप से पारितोषिक और दंड देकर पुनः बल देता है। छोटे बच्चे की तारीफ से, प्रशंसा से उसे आनंद दिलाने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे से आपने पानी मंगाया, वेरी गुड, पप्पू कितना अच्छा लड़का है। अब पप्पू अच्छा लड़का बन तो पाया नहीं आज तक, लेकिन अच्छा लड़का बनने के प्रयास में वो पानी ला करके आपको पिलाएगा। फिर आप पप्पू को भेज दोगे, पप्पू वो बुक उठा करके दे दो, उसकी फिर तारीफ करोगे, या उसको एक चॉकलेट खिला दोगे घर के 3 काम करने पर, तो वो इस पारितोषिक से नैतिकता सीखते जाएगा। तो ये कोटेशन किसका है? रास का कोटेशन। लेट ऑफ द सोशल एनवायरमेंट reinforces this pleasure plain motive by administrating rewards and punishment more or less systematically। तो रिवार्ड और पनिशमेंट के माध्यम से हम मॉरलिटी सिखाते हैं, ऐसा कहने वाले कौन है? आप भावनाओं को पकड़िएगा, पूरे कोटेशन को रटने की जरूरत नहीं रहती, बार बार सुनिएगा। इस लेक्चर को सुन करके आप नोट्स बनाइएगा। मैं जानबूझकर पीपीटी मतलब जो आपके लिए क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे इसको रिटर्न रूप में नहीं डालूंगा, वो पड़ा रह जाएगा आपके फ़ोन में। इत्मीनान से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं खुद पहले इसको पढ़ा हूँ, बताना नहीं चाहता था, अब बताने का मन हो गया। मैं बीएड हूँ, कई बैच में पढ़ा चुका हूँ, इस तरह की चीज़ों को बंद कर दिया था पढ़ाना, बहुत से सब्जेक्ट्स का दबाव था। अभी फिर मेरे साथियों ने कहा कि आप इन चीज़ों को लीड करें, आवश्यकता है, तो मैं फिर से पढ़ करके पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको पढ़ने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इसको आप लिखें कॉपी में, सुन सुन करके जब आप लिखेंगे तभी ये चीजें आपको एसिमिलेट होंगी, आत्मसात होगी। नोट्स बनाना इसीलिए आवश्यक माना जाता है। 7वां, समान गतियों एवं शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति। अभी मैं आपको बता ही रहा था, गति मतलब उसी काम को बार बार करके दोहराएगा, सीखेगा। और शब्दों का पुनरावर्तन तो आप जान ही गए, पापा पप्पा, मम्मा मम्मा, ऐसा करते करते रिपीट कर करके फिर वो पापा, मम्मी और काका, चाचा, मामा कुछ कुछ सीखेगा। और बड़ा हो जाएगा तो उसको जो राइम से सिखाया जाएगा नर्सरी में, उसमें भी ऐसे शब्दों को पास पास रखा जाता है जो क्या होता है, ध्वन्यात्मक होते हैं, मतलब जो रिपीटेटिव होते हैं। उनको सुनने में, हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कह देते हैं, उनको सुनने में थोड़ा मजा आता है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, इस टाइप से कुछ कुछ उसको बार बार रिपीट कराया जाता है। बच्चा उस समय मीनिंग समझे या ना समझे, इस पुनरावर्तन की प्रवृत्ति से उसको क्या होता है, सीखने में मदद मिलती है। वो कुछ पोयम से सीख जाता है। ऐसा करते करते उसका भाषा विकास पर पकड़ मजबूत होने लगती है। बाल विशेषज्ञों का कहना है कि शैशवावस्था में बालक में गतियों एवं शब्दों के पुनरावर्तन, रिपीटेशन की विशेष प्रवृत्ति होती है। शिक्षालय में खेल खिलाए जाते हैं तो बालक गतियों का पुनरावर्तन करने में बहुत प्रसन्न होते हैं, वही काम रिपीट करेंगे खेल में वो। इसी प्रकार नर्सरी स्कूल में जब छोटे छोटे गीत गाए जाते हैं तो बालक गाने में रुचि लेते हैं। इस प्रकार HR भाटिया के शब्दों में शिशुओं में समान गतियां एवं शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति होती है। किसका कहना है? शिशुओं में समान गतियां और शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति होती है। किसका कहना है? HR भाटिया। इन्फेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट कॉमन मूवमेंट्स एंड साउंड, टू रिपीट कॉमन मूवमेंट्स एंड साउंड, भाटिया जी का कहना है। अब 8वां, काम प्रवृत्ति अथवा प्रेरक भावना, सेक्स इंस्टिंक्ट ऑफ लव फीलिंग इन इन्फेंसी।
तो देखिए, मैं आपको चर्चा में एक शब्द का प्रयोग किया ही था, वासना, काम, प्रवृत्ति। इस शब्द के पीछे रहेंगे हमेशा फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। हमें अलग से सिगमंड फ्रायड को एज अ टॉपिक पढ़ लेना है। मैं पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान को समझने में, बाल मनोविज्ञान हो चाहे वयस्क मनोविज्ञान हो, किसी भी के मनोविज्ञान को समझने में बड़े खतरनाक मनोवैज्ञानिक माने गए हैं सिगमंड फ्रायड। और जहां पर भी लिबिडो शब्द आएगा, काम प्रवृत्ति आएगी, मान के चलिए वहां पर आंसर फ्रायड बनता है। यानी फ्रायड का तो ये कहना है कि हमारा अधिकांश व्यवहार हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट से ही प्रेरित रहता है। तो देखिए, अभी हम फ्रायड पर लंबी चर्चा ना कर रहे हैं, यहां पर शिशु में भी काम प्रवृत्ति को रिलेट कर रहे हैं फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों का विचार है कि शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना, काम प्रवृत्ति, सेक्स इंस्टिंक्ट अथवा लिबिडो, इस शब्द को बार बार दिमाग में बैठा लें, लिबिडो, इस पर व्यापक चर्चा होगी। लिबिडो या काम प्रवृत्ति, तो बालक की प्रेम भावना किस पर आधारित है, काम प्रवृत्ति अथवा लिबिडो पर आधारित है। जन्म से उसकी काम प्रवृत्ति अथवा प्रेम भावना स्वार्थमयी होती है, यानी खुद से प्रेम करेगा ऐसा बताएगा, अपने माँ बाप से प्रेम करेगा ऐसा बताएगा। शिशु का प्रेम अपने अंगों से ही होता है, उसका हाथ पैर का अंगूठा चूमना, उसकी काम चूमना या चूसना समझिए, उसकी काम प्रवृत्ति अथवा प्रेम भावना का द्योतक है, यानी काम प्रवृत्ति को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, अपने अंगूठे को चूस रहा है। बालक का अपने आप को प्रेम करने की भावना, ये क्या कहलाती है, उनकी मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्वत्व प्रेम, ऑटो इरोटिज्म कहते हैं। और इसी से बेहद खतरनाक शब्द बनेगा, फ्रायड महोदय ने इसे नार्सिज्म की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से हर कोई नार्सिस्ट होता है, अपने आप से किसे प्रेम नहीं होता, पर जब आपका ये प्रेम बड़े होने के बाद भी संतुलित ना हुआ, आप अपने को ही दुनिया में सबसे महान समझते रहे, अपने से ही प्यार करते रह गए, तो फिर आप अतिशय आत्ममुग्धता की ओर बढ़ जाएंगे, आप नार्सिस्ट कहलाने लगेंगे। कभी हम नार्सिज्म पर भी चर्चा करेंगे। तो बालक का अपने आप को प्रेम करने की भावना को स्वप्रेम या फ्रायड महोदय क्या बोलते हैं, नार्सिज्म कहते हैं। तो नार्सिज्म का विकास कहां से शुरू हो जाता है, बचपन से। लिबिडो से बच्चे की जो प्रेम की भावना है वो संचालित होती है, किसका कहना है, सिगमंड फ्रायड। धीरे धीरे विकसित होता हुआ शिशु जब 3-4 वर्ष का हो जाता है, तो यदि वह बालक होता है तो वह माता से प्रेम करने लगता है, और बालिका होती है तो पिता से प्रेम करने लगती है। इस पॉइंट को बिल्कुल अंडरलाइन करें। फ्रायड का मानना है कि बालक अपनी माता से प्रेम करता है, 3 से 4 वर्ष का बालक, और बालिका किससे प्रेम करने लगती है, अपने पिता से। और इसके लिए वो एक शब्द का भी प्रयोग करेंगे, इडिपस कॉम्प्लेक्स। समझिएगा, यह प्रेम भावना इतनी बलवती होती है कि बालक अपनी माता से पिता को प्रेम करने नहीं देना चाहता, यानी बालक माता पे अपना अधिकार चाहता है किसी अन्य की तुलना में ज्यादा। कोई दूसरा उसके माँ के करीब होना चाहेगा तो बालक के अंदर में नाराजगी आएगी। एवं बालिका के इस प्रकार के प्रेम को मनोविश्लेषणवादियों ने पितृविरोधी ग्रंथि अथवा इडिपस कॉम्प्लेक्स और मातृविरोधी ग्रंथि अथवा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। 2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, पितृविरोधी ग्रंथि, इडिपस कॉम्प्लेक्स। पितृविरोधी ग्रंथि बालिका में होगा, मातृविरोधी ग्रंथि बालक में होगा। पितृविरोधी ग्रंथि को कहा गया इडिपस कॉम्प्लेक्स, मातृविरोधी ग्रंथि को कहा गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रास का कथन है कि अब हमको निश्चित रूप से बताया जाता है कि उसका यौनिक जीवन अपने शारीरिक एवं मानसिक पहलू पर ना होकर भिन्न है। शिशु का मतलब वो साइकोलॉजी से चल रहा है, कुछ अन्य तरीके से चल रहा है, ऐसा रास का कहना है। कभी और इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप इडिपस कॉम्प्लेक्स दिमाग में बैठाएं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिमाग में बैठाएं, नार्सिज्म शब्द को दिमाग में बैठाएं, लिबिडो शब्द को दिमाग में बैठाएं, सिगमंड फ्रायड का नाम दिमाग में बैठाएं। ये हुआ पॉइंट नंबर 8। 9वां, शिशु वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। अभी बच्चा है ना भाई, इनेबिलिटी ऑफ चाइल्ड इन एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। शिशु का ना तो अच्छी तरह मानसिक विकास ही हो पाता है, ना शारीरिक।
परिणाम स्वरूप वह वातावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। यदि उसके दैनिक वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है तो रोना चिल्लाना, पैर पटकना प्रारंभ कर देता है। कभी कभी वह शारीरिक रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। इसीलिए तो इन्फेंट की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। जल्दी बीमार पड़ जाएगा वो, उसको गर्मी लगेगी, अचानक से किसी दिन नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो रोएगा, है ना। माता पिता को समझना रहता है, ठीक है, छोटा बच्चा है तो अभी वो वातावरण से अनुकूल करने में थोड़ा सा तकलीफ महसूस करेगा ही। अनुकरण विधि द्वारा सीखने का अधिक, बिल्कुल बच्चे किस विधि से, मतलब शैशवावस्था में सीखने की सबसे प्यारी विधि कौन सी है? अनुकरण, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। क्या होता है इमिटेशन मेथड? फॉलो करेगा। शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि से सीखते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? माता पिता का पहले करेंगे और भी भाइयों का, आसपास के लोगों का करेंगे। वे अपने माता पिता, भाइयों अथवा अन्य किसी के व्यवहार को देखकर स्वयं उसी प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके अनुकरणात्मक व्यवहार में कोई बाधा पहुँचती है तो रोने और चिल्लाने लगते हैं। आपके हाथ में फ़ोन है, आज के ज़माने में आपको फ़ोन चलाते देखकर आपका छोटा बच्चा भी फ़ोन चलाना सीख जाता है। आजकल के तो आप समझ सकते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे मोबाइल पे खुद वीडियो निकाल लेते हैं, 2 साल 3 साल के हुए रहते हैं। कहाँ से उन्होंने ऐसा सीखा? ट्रेनिंग तो नहीं मिली है, अनुकरण से सीखा है ना। बोलना जब शुरू करेंगे, आप जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा बोलते हैं। आप तुम करके बात करोगे तो बच्चे भी तुम करके बात करते हैं। इसीलिए लोग उनसे एकदम सम्मान से बात करते हैं, आप, ताकि बच्चे के बोलने में आप आ जाए, आप यहाँ आइए, सुनिए, ऐसा, ताकि बालक भी वैसा बोले। तो शिशु कौन सी विधि से सीखने में अधिकता रखता है? अनुकरणात्मक। फिर शिशु एकांत में खेलना पसंद करता है, बिल्कुल ठीक। बाद में फिर वो जब शिशु अवस्था से ऊपर जाएगा, नेक्स्ट अवस्था जो रहेगी, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो टोली बनाना शुरू करेगा वो। अभी शिशु है तो किस अवस्था में खेलना पसंद करता है? एकांत में। इन्फेंट लाइक्स टू प्ले सॉलिडेटरी प्लेसेस। यदि हम बाल व्यवहार का अच्छी तरह निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि बालक एकांत में अधिक खेलना पसंद करता है। मतलब ये एकांत में खेलना शैशवावस्था की विशेषता है। और कमेंट करके बताइए, टोली बनाकर या झुंड में खेलना किस अवस्था की विशेषता है? वे अपने खिलौनों के कान पकड़कर बैठते हैं, कभी उनको गोद में बिठाकर हिलाते डुलाते हैं। इस प्रकार बालक खिलौनों के साथ एकांत में खेला करते हैं। कश्यप एवं पुरी ने लिखा है, इन्फेंसी इज अ पीरियड ऑफ सॉलिडिटरी प्ले एंड द इन्फेंट्स आर द सेल्फ सेंटर्ड टू शेयर देयर प्ले थिंग्स विथ अदर आर टू जॉइन अदर इन प्ले। तो थोड़ा छोटा बच्चा है, पहले अकेले में खेलना पसंद करेगा। निर्भरता की प्रवृत्ति का प्रभुत्व तो समझ रहे हैं। बच्चा जब आया है दुनिया में तो निर्भर है, और जब जाना रहता है हमको संसार से तो भी हम निर्भर हो चुके रहते हैं। वृद्ध हो गए तो भगवान ना करे, बहुतों को चलने फिरने और अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और भगवान से मनाया ही यही जाता है कि भगवान हमको चलते फिरते उठा लो। तो अभी बच्चा है, निर्भर है, बूढ़ा भी निर्भर होता है। तो निर्भरता की प्रवृत्ति का प्रभुत्व। यद्यपि निर्भरता की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत व्यक्ति में निहित बनी रह सकती है, किसी न किसी अर्थ में तो सभी निर्भर हैं। सोशियोलॉजी में तो कहा ही जाता है ये म्यूचुअल उससे चलता है भाई, अन्योन्य आश्रितता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से दुनिया चलती है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझको भी आपको पढ़ा करके अच्छा लग रहा है, मेरा संस्थान इससे क्या हो रहा है, नाम प्राप्त कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो देखिएगा, यद्यपि निर्भरता की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत व्यक्ति में निहित रहती है, परंतु शैशवावस्था में शिशु पर इसका विशेष रूप से प्रभुत्व रहता है। वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ों का सहारा लेने का प्रयास करता है। बड़ों के अभाव में अपने आप को पूर्ण असहाय अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट आ गया, अब इतना पढ़ने के बाद शिशु की शिक्षा का स्वरूप। तो भाई हमें शिशु को किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए, यानी हमारी शिक्षा 0 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए कैसे होनी चाहिए। तो भाई ये तो बहुत ध्यान देने की अवस्था है। शैशवावस्था में बालक का शरीर बहुत कोमल होता है। फलस्वरूप माता पिता को चाहिए कि बालक का लालन पालन बहुत सतर्कता के साथ करें। हर माता पिता करते हैं। इस अवस्था में संशयात्मक जिज्ञासा की विशेष रूप से प्रधानता रहती है। फलस्वरूप शिशु के सामने नई नई वस्तुओं को प्रस्तुत करते रहना चाहिए, जिससे वह वातावरण के अधिक से अधिक वस्तुओं से परिचित हो जाए। संशयात्मक जिज्ञासा, ये क्या है वो क्या है, उसके मन में चलते रहेगा। और बचपन से जो माता पिता अलर्ट हो गए रहते हैं, उनके बच्चे बहुत से मामले में बड़े अच्छे साबित हो जाते हैं। आप बचपन से बच्चे को यदि खट्टा भी थोड़ा सा उसकी जीभ में स्वाद दिलाते जाएंगे, उसको थोड़ी सी
तीखेपन का स्वाद देते जाएंगे, थोड़े से नमक का भी स्वाद खिलाते जाएंगे, तो सब प्रकार की चीज़ों को बड़े होने पर खाएगा। आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो आलू मांगेगा बड़े होकर के, मैगी खोजेगा बड़े होकर के। तो हमें नई नई वस्तुओं को और यहाँ तक कि नए नए स्वाद और सभी चीज़ों से बच्चे को बचपन से परिचित कराना चाहिए। इस अवस्था में बहुत अच्छे गुण सुसुप्तावस्था में रहते हैं। छोटा बच्चा है, उसके अच्छे गुण धीरे धीरे जागेंगे, तो इस समय तो बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। इसीलिए नर्सरी के शिक्षक बहुत सम्मानित होते हैं। इस अवस्था में बहुत अच्छे गुण सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षकों को चाहिए कि वो शिशुओं के इन गुणों को जागृत अवस्था में लाएं, और यदि किसी भी प्रकार का दोष आ गया भाई बालक में बचपन में, तो तुरंत उसको दूर करें। शिशु की मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। जो भी वो बेसिक इंस्टिंक्ट से गतिविधियां कर रहा है उसे समझें, समझाएं और उसका निदान करें, दमन ना करें। शिशु के लिए शांत सुंदर वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिशु को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि शिशु को वो सेल्फ असर्सेशन, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर इसको सुधारिएगा। ये आत्म प्रदर्शन है, किसी प्रकार से कुठाराघात ना करें। ये प्यारी चीज है। पॉइंट नंबर 7, आत्म प्रदर्शन का मतलब होता है अपने आप को दिखाना या अपने तरफ अटेंशन खींचने का प्रयास करना। आप जानते होंगे घर में बड़े लोग बात कर रहे हैं, यदि कोई छोटा बच्चा वहां पर है तो बार बार चाहेगा कि बड़ों का ध्यान उसकी तरफ जाए, या तो उनको बीच में कुछ टोकेगा या कुछ ऐसा अद्भुत सा दिखाने का प्रयास करेगा ताकि उसकी तरफ बड़ों का अटेंशन चला जाए, और ऐसे में बड़े अक्सर नाराज होते हैं। ऐसा नहीं करने देना चाहिए। इसी के माध्यम से तो बच्चा क्या हो रहा है, अनुकूलन कर रहा है। तो शिक्षक को चाहिए कि शिशुओं की आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर किसी प्रकार से कुठाराघात न होने दें। सेल्फ असर्शन की प्रवृत्ति पर शिक्षकों को चाहिए कि बालकों की भाषा का अच्छी तरह विकास करें। यही तो भाषा के विकास की स्थिति है, तो प्यार से उसके साथ साथ बोलकर उसको सिखाते चलें। शिशुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करें, सोचने विचारने का अवसर प्रदान करें, अपने व्यक्तित्व और व्यवहारों को अच्छा रखें। शिशु के अनुकूल कौन रखे, माता पिता और शिक्षक, क्योंकि उन्हीं को तो देख करके बालक सीख रहा है। तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो बच्चे का व्यवहार अच्छा रहेगा। इस अवस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। अतः मांटेसरी के अनुसार शिशुओं के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए जिसमें वास्तविकता का समावेश हो, ताकि शिशु अधिक काल्पनिक न बन पाए। पर होता उल्टा है, वास्तविकता का समावेश होना चाहिए, मांटेसरी का कहना है। पाठ्यक्रम में तो रहता है, पर उसको जो कार्टून देखने को मिलता है ना, या उसकी कॉमिक्स होती थी पहले समय में, आजकल जो उसको दुनिया भर के खेल आ गए हैं, तो शैशवावस्था से भी आगे निकल के भी बालक बहुत समय तक कल्पना लोक में विचरण करते रह जाता है। बच्चे को कल्पना लोक से बाहर निकालकर वास्तविकता की ओर लाना अधिक आवश्यक होता है। ये किसका कहना है, मांटेसरी। शिशुओं को नाना प्रकार के छोटे छोटे काम कराते हुए पढ़ाना चाहिए। यही आगे चल करके क्या मेथड बनेगा, लर्निंग ऑफ डूइंग। संवेदनाओं को अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए शिशुओं की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, और शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि शिशुओं का वांछित समाजीकरण होने के लिए सक्रिय प्रयास करें, ताकि उनमें अच्छे अच्छे गुण आ सकें। अब इसमें समाजीकरण शब्द को समझ लीजिएगा। मैं 1 घंटे का लेक्चर दूंगा भविष्य में, किस पर, सोशलाइजेशन या समाजीकरण पर। आखिर सारी चीज़ों का उद्देश्य, चाहे बच्चा शैशव अवस्था में सीख रहा है, चाहे बाल्यावस्था में सीखे, चाहे किशोरावस्था में, चाहे हम किसी को प्रौढ़ावस्था में ही कुछ सिखाने का प्रयास करें, वो सब का उद्देश्य समाजीकरण होता है। हम समाज के लिए सही हो पाएं, समाज के हम प्रकार्यात्मक सदस्य बन पाएं, समाज के लिए हम समस्या न बने, समाज की समस्याओं का समाधान बने, यही सब तो समाजीकरण के उद्देश्य हैं। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो पा रहा है, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।